यूपी बोर्ड क्लास 12th के मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है वो मैं लेके आया हूँ। और उस चैप्टर का नाम है विलयन के अणशंक गुणधर्म एवं असमान अणुभार। ठीक है ना। चैप्टर विलयन ही है, वो सॉरी यूनिट विलयन ही है, बट जो चैप्टर उसके अंदर है सेकंड है। पहला तो जो विलयन था एवं विलयन के प्रकार हो गया था, उसी में एक और है विलयन के अणशंक गुणधर्म एवं असमान अणुभार। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लें इसके बारे में, बता दें कि विलयन का अणशंक गुणधर्म है क्या। ठीक है ना। तो सुनो, पहले हमने आपको बताया है कि एक विलयन है। विलयन का मतलब है उसके अंदर विलय होगा, और बेटा दूसरा जो होगा वो विलायक होगा। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अड़चन गुणधर्म क्या है, तो आपको बताना है कि विलयन में उपस्थित टोटल अणुओं की संख्या और उसमें उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या, इन दोनों का जो अनुपात है वो अड़शंक गुणधर्म कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो कैसे कहलाता है, सुनो पहले। बाई चांस मैं मानता हूं कि विलय के अणुओं की संख्या 20 है, अब विलायक के अणुओं की संख्या कितनी है, बाई चांस मैं मान लेता हूं 80 है। 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपसे कहें कि इसका अड़शंक गुणधर्म आप कैसे निकालोगे, तो आप बताइए विलय के अणुओं की संख्या कितनी है, 20, आप उसको ऊपर रख लीजिए। अच्छा, विलय में उपस्थित टोटल अणु कितने हैं, 20 और 80, 100, उसको आप नीचे रख लीजिए। यही बेटा क्या कहलाता है, विलयन के अड़शंक गुणधर्म कहलाता है। ठीक है ना। अब सुनो, अब हम आपसे ये पूछें कि आपका डेफिनेशन कैसे बनाओगे, तो आप बता दो विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या एवं विलयन में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या, उन दोनों का जो अनुपात है वो अणुशंक गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको कि विलयन के अणुशंक कौन कौन हो सकते हैं। तो पहला इसी के आगे लिख लेना है, विलयन के अणुशंक निम्न प्रकार के होते हैं। विलयन के अणुशंक, मेरा लिख देता हूं इसको, ठीक है ना। विलयन के अणुशंक गुणधर्म निम्न होते हैं, निम्न होते हैं। ठीक है, पहला बेटा होगा, पहला होगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा बेटा हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन। तीसरा बेटा हो जाएगा हिमांक में अवनमन, और चौथा बेटा हो जाएगा पराशर दाब हो जाएगा। ठीक है ना। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि आपको ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से अणुशंक गुणधर्म क्या है। तो आपसे चार में से अगर आपको कुछ भी दिखता है तो समझ लेना वो अणुशंक गुणधर्म है। कौन कौन सा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, चौथा पराशर दाब। ये चार हो गए ना, ये क्या कहलाएंगे, सबके सब अणुशंक गुणधर्म कहलाएंगे। अब आपसे पेपर में कैसे पूछेगा, आपको चार ऑप्शन देगा और उनमें से ये कह देगा निम्न में से कौन सा अणुशंक गुणधर्म नहीं है। तीन ऑप्शन तो इसमें से दे देगा, और एक ऑप्शन जैसे उसने दे दिया पृष्ठ तनाव दे दिया, घनत्व दे दिया, श्यानता दे दी, तो उनमें से फिर आपको पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना है कि उसने नहीं पूछा है या हाँ पूछा है। ठीक है ना। तो इन से पूछा जाएगा निम्नलिखित में से अणुशंक गुणधर्म क्या है, तो आप चारों में से ये चारों बता सकते हो। अगर कोई कहे इनमें से कोई एक बताइए और तीन ऑप्शन डिफरेंट दे देगा, एक इसमें से दे देगा, तो वही जो इसमें वाला जो मिल जाए वही क्या उसका हो गया, अणुशंक गुणधर्म हो गया। ठीक है ना। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद फिर हम आगे बता रहे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। ठीक है, उसी पर हम लोग बात करते हैं। ये हो गया कि नहीं हो गया। अब हमने आपको इन सबको बता दिया। मैंने कहा कि अणुशंक गुणधर्म क्या, तो हमने कह दिया कि विलय के आप ऊपर रख सकते हो। टोटल 20 और 80 कितना हो गया, सॉरी यहाँ 100 कर देना आप लोग। ठीक है ना, कितना कर देना, 100। ठीक है, 20/100 हो गया। अब यहाँ मैंने कहा कि निम्न वो क्वेश्चन पूछेगा कि विलयन के अणुशंक गुणधर्म के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, तो आप चारों बता देना है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी है, क्वथनांक में उन्नयन है, हिमांक में अवनमन है, और पराशर दाब है। हाँ, यहाँ सुनो, अवनमन, अवनमन का मतलब होता है बेटा कमी, ये ध्यान रखना है। जिसके साथ अवनमन जुड़ जाए समझ लेना कमी हो रही है। ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा है, उन्नयन, उन्नयन का मतलब बेटा क्या हो गया, वृद्धि, बढ़ जाना। ठीक है ना, वृद्धि हो जाना, बढ़ जाना किसी भी चीज का। और हिमांक में अवनमन वही आ गया, वही कमी बता दिया उसने, पराशर दाब। इन सब के बारे में
लाइन से बात करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो सबसे पहले किससे बात करेंगे, बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पे, ठीक है ना। तो पहले अगर जिसका नहीं है तो एक बार फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, फिर उसके बाद हम समझा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपने सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लिया है। अब मैं आगे करा रहा हूँ इसके, मैं सीरियल से करा रहा हूँ, जो भी लाइन से मैं उसी के हिसाब से कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब पहला है, अभी हमने आपको बताया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। सुन लो, है क्या, इसके अंदर हमने एक वाष्पशील द्रव भर दिया है। वाष्पशील द्रव का मतलब बेटा ये होता है कि किसी भी जो जल के अणु हैं वो गैसीय अवस्था में कन्वर्ट होके भाप बन जाए, वाष्पित हो जाए, तो वो वाष्पशील द्रव है, ठीक है। इसके अंदर भरा है इस विलयन के अंदर, ठीक है ना। और है क्या कि अगर हम इसको गर्म करते हैं तो वो वाष्पित होना स्टार्ट होता है, तो वाष्पित होगा तो इस तली पे वो दाब लगाएगा, और जब कोई भी जल के अणु गैसीय अवस्था में कन्वर्ट होके किसी भी ताप पर, और वो जो दाब लगाते हैं ना ऊपरली सतह पे, वो क्या कहलाता, वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है कि नहीं कहलाता है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ही वो वाष्पित हो रहा था, हमने क्या किया, इसके अंदर एक विलय मिलाया। विलय का मतलब ये है कि अब विलय कैसा है, अवाष्पशील है। कैसा है, अवाष्पशील है। अवाष्पशील का मतलब है जो वाष्पित नहीं हो सकता है, और सबको पता है कि जो चीज वाष्पित नहीं होगी वो कभी भी वाष्प दाब नहीं लगाएगी। तो सुनो, अब अवाष्पशील में फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बाई चांस मैंने यूरिया ले लिया, यूरिया है ना, वो अवाष्पशील होता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो NH2CO NH2 होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसका। तो हमने यूरिया को जैसे ही डाला, अब कोई बताइए, कोई भी चीज गर्म हो रही है तो गर्म होने के बाद वो भाप बना के दाब लगा रही है, और हमने क्या किया, उसके अंदर हमने लाके किसी दूसरी चीज को दोबारा से डाल दिया, अवाष्पशील पदार्थ को, और तो फिर उसके दाब में कहीं ना कहीं कमी आएगी, तो वो कमी जो कहलाएगी वो वाष्प दाब में अवनमन कहलाएगी, ठीक है ना। अभी हमने आपेक्षिक अवनमन की बात नहीं कर रहा हूं, पहले हम अवनमन समझा रहे, अवनमन है क्या। तो जो आपने जो पदार्थ डाला है उसके बाद जो कमी आई है, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, अवनमन। किसमें, वाष्प दाब में अवनमन। भाई फॉर एग्जांपल आप बताइए, आपके घर पे खाना वगैरह कुछ भी बनता है, और बाई चांस खाना बनने के बाद आपने क्या किया कि आपको ये लगा कि कम हो जाएगा या कम पड़ जाएगा, तो आप लोग क्या करते हो कि पानी की मात्रा बढ़ाते हो। जैसे ही आप उसके अंदर पानी डालते हो, देखा होगा वो एकदम वाष्पित होना बंद हो जाता है। वाष्पित होना बंद हो जाता है मतलब फिर एकदम ठहर जाता है, फिर धीरे धीरे आप आग जलाते हो तो फिर वो वाष्पित होना स्टार्ट होता है। तो सेम वही कंडीशन ये है, तो वो कमी कितनी आई है उसी को निकालने के लिए हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है ना। अब बात किसकी आती है, आपेक्षिक अवनमन। तो सुन लीजिए, किसी भी शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो P0 होता है, और आपके डालने के बाद जो उसके अंदर जो आपने कोई भी पदार्थ डाला है उसका वाष्प क्या है, P है, तो उसको हम घटाएंगे, विलयन के वाष्प दाब को घटाएंगे, शुद्ध वाले का ज्यादा है, क्यों, क्योंकि वो पहले बहुत स्पीड से वाष्पित हो रहा था, हमने डाला कोई भी पदार्थ और डालने के बाद उसके वाष्प दाब में क्या हुई, कमी हुई, तो कम वाली चीज को ही तो हम लोग घटाएंगे ना, तो विलयन का वाष्प दाब है वो ये हो गया, ठीक है ना। तो ये किसका है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पहले था, क्योंकि पहले ज्यादा था, डालने के बाद वो कम हुआ, तो कम वाला वाष्प दाब क्या हो गया, वो पी हो गया। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा ये कहलाएगा वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। वाष्प दाब में अवनमन, ये किसका है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, किसका है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ठीक है, क्योंकि पहले जो शुरुआत में था शुद्ध चीज पे, ठीक है ना। अब आपने डाला, डालने के बाद विलयन में कोई जब परिवर्तन कुछ न कुछ हुआ तो उसका कोई नया नया वाष्प दाब बना होगा, वो क्या है, पी है। तो ये किसका वाष्प दाब हो गया, ये विलयन का वाष्प दाब हो गया, ठीक है ना, विलयन का वाष्प दाब हो गया। अब जैसे ही भाई पहले ज्यादा था, पहले मैं मानता हूं 80 था, घट के या उसके अंदर डालने से वो 70 रह गया, तो कितना घटा है, 10, तो 10 की तो कमी आई है ना, तो वो तो अवनमन हो गया। तो ये किसका, P0 किसका वाष्प दाब हो गया, शुद्ध विलायक का हो गया।
पी किसका हो गया, विलयन का वाष्प दाब हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वो सॉरी अवनमन कहलाएगा। हमें निकालना क्या है, आपेक्षिक अवनमन। तो सुन लो, जब भी हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन निकालेंगे तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट, उसमें से विलयन के वाष्प दाब को घटाएंगे और जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो पहले था हम उसका उसके अंदर भाग लगा देंगे, ठीक है ना, मतलब डिवाइड कर देंगे। तो अब ये बन गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। केवल ये क्या है, पी नॉट माइनस पी क्या है, ये केवल वाष्प दाब में अवनमन है, क्योंकि डालने के बाद जो कमी आई है, कमी का मतलब क्या है, अवनमन। तो वो ये है कि जो विलयन का वाष्प दाब जो भी बना हो बाद में अवनमन हुआ हो वो ये वाला है। लेकिन कोई कहे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, तो वो पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार मैं दोबारा से फिर बताऊंगा, पहले आप इसको लिख लीजिए। सबने नोट कर लिया होगा ना, ठीक है। अभी आप दोबारा से फिर इसको एक बार रिवीज करके समझा रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि वाष्प दाब में अवनमन क्या है, अवनमन क्या है, तो आप सीधा कहोगे कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है उसमें से हमने जो डालने के बाद जो विलयन का वाष्प दाब है उसको घटा दिया, तो ये वाष्प दाब में क्या हो गया, अवनमन। कैसे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बाई चांस में मान लेता हूं 80 है, ठीक है, और वो लास्ट में कुछ डालने के, यूरिया वगैरह कुछ डालने से या ग्लूकोज वगैरह डालने से वो 75 रह गए, ठीक है। तो कितना कम हुआ है, 5, 5 कम हुआ ना। तो वो वाष्प दाब में अवनमन का मतलब क्या होता है, वाष्प दाब में कमी होना। तो कितने की कमी होगी, 5 की। तो आपसे कोई कहे कि वाष्प दाब में अवनमन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो पी नॉट माइनस पी होता है, ठीक है ना बेटा। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, तो सीधा सुनो बेटा कि वाष्प दाब में जो अवनमन हुआ है ना, ठीक है, वो क्या है, पी माइनस, वो पी नॉट माइनस पी हो गया, बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, पी हो गया। यही इसका नया फॉर्मूला बन गया। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, पहले कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब एवं विलयन के वाष्प दाब का अंतर होता है, वो वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। कोई कहे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, तो आप कहो कि वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का जो अनुपात होता है, अनुपात का मतलब है एक दूसरे भिन्न के रूप में लिखे होते हैं ना, तो वो कहलाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो दो फॉर्मूले बन गए। अगर कोई कहे वाष्प दाब में अवनमन क्या है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब में से आप विलयन के वाष्प दाब को घटा दीजिए, ठीक है। मैं लिख देता हूं इसको भी फिर दोबारा से, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, वेरी गुड। ये किसका वाष्प दाब हो गया, विलयन का वाष्प दाब हो गया, ठीक है ना। अब आपसे कहे वाष्प दाब आपेक्षिक का मतलब है बहुत कम मात्रा में, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट। ये तो किसका हो गया, वाष्प दाब में अवनमन हो गया। अच्छा, ये पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इन दोनों का जो अनुपात है वो डेफिनेशन क्या बना देगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद फिर मैं सेकंड जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे, ठीक है बेटा। ये सबका हो गया होगा, अब हम इसको हटा दे रहे हैं। अब नेक्स्ट जो इसके बाद, अब जो सेकंड है, अभी हम क्वथनांक मूल्यांकन नहीं कराएंगे, अभी इसी पे बात करेंगे। इसी का दूसरा एक और पॉइंट है, आवासशील विलों के संदर्भ में राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, ठीक है ना। राउल्ट ने भी नियम दिया, वो नियम क्या दिया, उन्होंने ये कहा कि कोई विलयन है, कोई भी विलयन है, उस विलयन के अंदर जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, उस विलयन में, उस विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित
अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। उन्होंने ये बताया कि इस विलयन के अंदर आपने जो कुछ डाला है, डालने के बाद उसके बाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन हुआ है, अच्छा बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या हुआ है, पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट, वो किसके बराबर हो जाता है, उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के। अगर अवाष्पशील विलेय ए है तो XA के बराबर हो जाएगा, अगर अवाष्पशील विलेय बी है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, XB के बराबर हो जाएगा। सब जानते हैं कि मोल प्रभाज क्या होता है, मैंने दो पहले जो वीडियो करा दी उनमें सब में बता दिया है, XA या XB, इन दोनों को जोड़ोगे वो एक के बराबर हो जाता है, ये तो मोल प्रभाज होता है। तो राउटे ने ये बताया कि अगर किसी विलयन के अंदर उसके बाष्प दाब में जो आपेक्षिक जो अवनमन होता है वो क्या है बेटा, अभी पहले कराया कि नहीं कराया, पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट बराबर उसके मोल प्रभाज के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख दूं, फिर उसके बाद फिर मैं इसी को आगे बढ़ा दूं। मैंने समझा दिया, मैंने क्या समझाया, मैंने ये कहा कि बाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, जो मतलब आपने कोई पदार्थ डाला, डालने के बाद जो उसके बाष्प में जो कमी आई है, उसके बाष्प दाब में जो कमी आई है वो क्या हो गई, पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट बराबर उसके अंदर उपस्थित उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। बाई चांस अवाष्पशील पदार्थ क्या है, यहाँ पे ए है तो मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, एक्स है, या अवाष्पशील पदार्थ बी है तो मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, एक्स भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग अभी इसी पे बात करें, तो अभी हम इसको हटा दें, हम पहले इसका डेफिनेशन लिखा दें क्योंकि पेपर में पूछा भी जाता है, ठीक है ना। तो पहले हम इसके डेफिनेशन लिखा दें, ये केवल मैंने अभी समझाया है आपको। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, बराबर होता है। अब बेटा सुनो, अवाष्पशील विलेय के संदर्भ में राउल्ट का नियम, राउल्ट ने ये कहा कि अगर कोई द्रव है वो वाष्पित हो जाता है, उसके अंदर कोई अवाष्पशील का मतलब है जो वाष्पित नहीं होगा, उसको जैसे ही हम डालेंगे तो उसके बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होगा, तो वह उस विलयन में जो आपने विलेय डाला है उसके मोल प्रभाज के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर वहां अवाष्पशील विलेय क्या है, ए है, ठीक है ना, क्या है, ए है, तब क्या फॉर्मूला बनेगा, अच्छा बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला भी क्या कराया था, पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स से हो जाएगा, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे जस्ट जो फॉर्मूला बनेगा उसको हम बना रहे हैं, आप पहले इसके नोट कर लीजिए। ये सब का हो गया होगा ना, ठीक है, अभी हमने बता दिया इसको, आप सुन लीजिए आगे मैं क्या समझा रहा हूं। सुन लीजिए, पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट बराबर एक्स, ठीक है। सुनिए अब फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको अगर मोल प्रभाज दिया तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। अगर बाई चांस मोल प्रभाज नहीं दिया है तो पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट बराबर, इसको हम लिख सकते हैं एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। कैसे, सब जानते हैं कि किसी का भी अगर हम मोल प्रभाज निकालते हैं तो उस पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है। आप सुन लीजिए, ये विलयन है, इस विलयन के अंदर दो पदार्थ, एक ए है और एक क्या है, बी है, इसके मोलों की संख्या क्या हो गई, एन ए, इसके मोलों की संख्या क्या हो गई, एन बी। अगर हमें ए का मोल प्रभाज चाहिए तो एन ए को ऊपर रखेंगे, टोटल मोल प्रभाज के लिए एन ए और क्या हो जाएगा, एन बी, मोलों की संख्या नीचे रख देंगे, ठीक है ना। तो ये सबका फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो अगर सेकंड फॉर्मूला कहां से आ गया, सबको पता लग गया है कि अगर हम किसी भी पदार्थ का मोल प्रभाज निकालते हैं
तो उसके मोलों की संख्या को हम लोग कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं, और टोटल बिलियन को अंदर कितने पदार्थ हैं उनके मोलों की संख्या को जोड़कर कहाँ रख देते हैं, नीचे रख देते हैं। तो अभी मैंने बताया, फिर सुन लो एक बार। इसके अंदर दो पदार्थ है, एक पदार्थ ए है, दूसरा क्या है, बी है। ए पदार्थ के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, Na। बी पदार्थ के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, Nb। तो अब यहां बताओ, अगर ये अवापशील पदार्थ ए है तो इसके मोलों की संख्या क्या हो गई, Na। अच्छा, तो उसको हमने ऊपर रख दिया। टोटल पदार्थ कितने, ए और बी, इन दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ के कहां रख दिया है, नीचे रख दिया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना है, ये सेकंड फॉर्मूला है। इसी से एक थर्ड फॉर्मूला और बन जाता है कि अगर आपको मोलों की संख्या नहीं दी है तो फिर आप क्या करोगे, तो वही सेम कंडीशन है, आप इसको ऐसे ही लिखोगे। एन एन जो होता है, अगर किसी ने इसको नोट कर लिया तो साइड से नोट कर लेना है, बट हम इसको हटा रहे हैं, रीज कर रहे हैं। सब जानते हैं कि कभी भी किसी पदार्थ के मोलों की संख्या जब हम निकालते हैं तो उस पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार। ये W क्या है, ये उस पदार्थ का भार हो गया। M क्या है, उस पदार्थ का अणुभार हो गया। किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या अगर आप निकालते हो तो उस पदार्थ के भार को ऊपर रखोगे और उसके अणुभार को बेटा आप नीचे रखोगे, ठीक है ना। तो यहां से फॉर्मूला बनेगा, Na को क्या लिख सकते हैं हम, WA बटे MA अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, WA बटे MA प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, WB बटे MB, ठीक है। अब तीन फॉर्मूले बन गए। अगर किसी भी पदार्थ का वाष्पदाब में आपेक्षिक नमूना है किसके बराबर हो जाता है, मोल प्रभाज के बराबर हो जाता है। किसी भी पदार्थ का जो भी वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है उसके मोलों की संख्या बटे टोटल कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर हो जाता है। किसी पदार्थ का वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है वो उसके अंदर पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार, पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार, पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार। यहाँ कभी कभी W1, M1, W2, M2 भी दे सकता है, क्योंकि पदार्थ एक हो सकता है, दो भी हो सकता है, जो भी हो वो अलग का, ठीक है ना, वो ध्यान रखना है इसका। तो पहले आप इन तीनों फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये तीनों एग्जाम में पूछा जाता है। कि पहले आपसे पूछा जाएगा कि विलय वो अवापशील विलय के संदर्भ में राउट का नियम बताइए, तो आपको कहना पड़ेगा कि किसी पदार्थ का जो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन होता है उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज को अगर हम लिखेंगे तो मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसी मोलों की संख्या को क्या लिख सकते हैं हम लोग, भार बटे अणुभार, तो W बटे Ma भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये तीन फॉर्मूले बन गए, ठीक है। ये किस विलयन के लिए, ये गाढ़े विलयन या सांद्र विलयन के लिए, किस विलयन के लिए, सांद्र विलयन के लिए। एक तनु विलयन के लिए भी दे देता है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम कराएंगे। हटा दे इसको। इस चीज को लिख लेना है, पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ठीक है। पी क्या है, पी वो सबको पता है, विलयन का वाष्प दाब है। अच्छा, पी नॉट माइनस पी क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है, ठीक है। पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, आपेक्षिक अवनमन है, ठीक है। अच्छा, एक्स से क्या है, ये मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज है। अच्छा, एक्स को हम वो सॉरी Na क्या है, पदार्थ ए के मोलों की संख्या है, पदार्थ ए के मोलों की संख्या। अच्छा, WA क्या है, विलय का भार। WB क्या है, विलायक का भार। अच्छा, MA क्या है, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, ठीक है बेटा। MB क्या है, विलायक का भार, ठीक है।
ये पूछ लेता है कि पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, पी क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, पी नॉट माइनस की है, वाष्प दाब में अवनमन है, पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट क्या, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है, एक्स क्या भाई मोल प्रभाव है, एन ए क्या है, पदार्थ ए के मोलों की संख्या है। अच्छा कभी कभी पूछ ले एनबी, एनबी क्या है, तो विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या हो जाए। अच्छा डब्ल्यू क्या है, विलायक विलय का भार है, डब्ल्यू बी क्या है, विलायक का भार है, एम ए क्या है, विलय का अड़भार है, एम बी क्या है, विलायक का भार है, ओ विलायक का अड़भार है, विलायक का अड़भार है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद जो तनु विलयन के लिए जो राउट का नियम है उसको हम बता रहे हैं, ये सबने नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं इसको। तनु तनु विलयन के संदर्भ में राउट का नियम, ठीक है। तनु विलयन का मतलब बेटा होता है पतला, ठीक है। कोई भी चीज है वो उसके अंदर विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा होगी ना, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, तो सुन लो। तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाता है भाई, ये पहले हम इसको लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या था, तो वो फॉर्मूला सबको पता है कि ये था Na बटे Na प्लस Nb। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले कराया था कि मैं यहां से फिर लिख देता हूँ, लो ऐसे पहले लिख लो, मैं बढ़ा देता हूँ एक स्टेप इस वजह से ताकि तुम्हारे अच्छे से समझ में आ जाए। ये Na बटे Na प्लस Nb, यहां सुन लो मैं बता देता हूँ। जब कोई विलयन जब पतला होता है तो उसके अंदर विलायक बहुत ज्यादा होता है, विलायक क्या होता है Nb, उसके अंदर Na क्या होता है, कम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, ये हमने विलयन बनाया, इसमें विलय के मोलों की संख्या जैसे 2 है और विलयन के अंदर टोटल मोलों की संख्या मैं मान लेता हूँ 1000 है। अब बताओ 1000 में ये 2 का क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू है क्या, नहीं, लेकिन आपने 2 तो मिलाया है ना। तो सुन लो, ये तनु विलयन के लिए यहाँ क्या होता है, Na तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपने मिलाया तो है, ये वो तो होना ही होना है कि आपने मिलाया है, लेकिन जो टोटल विलयन जो बनेगा उसके अंदर 2 नहीं मालूम पड़ेगा बिल्कुल भी। तो हम यहाँ Na छोड़ देंगे और यहाँ लिखित क्या देंगे हम, केवल Nb। आप कहोगे Na को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि टोटल विलयन के अंदर 1000 मोल है, उसके अंदर केवल ये 2 है, बाद बाकी 998 विलायक है, तो यही इसमें फिर ये 2 कहां मालूम पड़ेगा, नहीं मालूम पड़ेगा ना, तो इसीलिए इस 2 को Na को हटाया जाता है। तो यहां लिख देना है, क्योंकि आपने इसको लिख लिया ना, पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट बराबर Na बटे Nb, बिकॉज क्योंकि Na इज लेस देन Nb, ठीक है। तो इतना आप कर लेना है। इसके बाद पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट, ये Na है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, WA बटे MA। अच्छा ये Nb, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, W बटे MB। अभी हमने बताया मोलों की संख्या क्या होता है क्या नहीं होता है। MB कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा ना, तो फॉर्मूला बन जाएगा पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट WA इंटू MB बटे MA बटे WB, ये एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये तनु विलयन के लिए है और वो सांद्र विलयन के लिए था, तो ये तनु विलयन वाला फॉर्मूला ये बन जाएगा। ये किसका वो है, भार, विलय का भार है। ये अड़भार किसका है, विलायक का अड़भार है। ये किसका अड़भार है, विलय का अड़भार है। ये किसका भार है, विलायक का भार है, ठीक है ना। और वहां क्या होता था, वहां Na और Nb को साथ लेके चलना पड़ता था, क्योंकि वो सांद्र विलयन था। ये कैसा विलयन है, पतला तनु है, तो ये तो आपने मिलाया इसलिए हमने इसको ऊपर रखा। Na Nb में केवल Nb को इसलिए लिया है क्योंकि Nb की मात्रा बहुत ज्यादा है और Na कैसा है, कम है, तो फिर मेरा उसका ये लिख दिया मैंने, Na इज लेस देन Nb, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना है। और आज को इस क्लास को मैं इधर ही रोक दे रहा हूं, और सुन लो, YouTube के साथ साथ मेरा एक फेसबुक पेज है, और वो फेसबुक पेज ये है कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये चैप्टर तो सबने पहले ही नोट कर लिया होगा। उस पेज का नाम है, आपको C बड़ा बनाना पड़ेगा, CHEMISTRY, थोड़ा स्पेस एक देना है, एक स्पेस देना है, और BY को ऐसे लिख देना, फिर एक स्पेस देना है, यहाँ पे थोड़ा हल्का एक डॉट नहीं करना है, यहाँ पे
बड़ा बनाना है, एस को भी बड़ा बनाना है, बस इतना है। ये फेसबुक पेज है, यही मेरा यूट्यूब पेज है इसी पे। तो अब सबसे ज्यादा जो ग्रोथ करना है वो फेसबुक पे भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि फेसबुक पे जो चीजें जल्दी जितना जल्दी हो जाती है यूट्यूब पे उतना जल्दी नहीं हो पाती। और सुनो, अगर ज्यादा फेसबुक पे जितना जल्दी ज्यादा सब्सक्राइबर होता चला जाता, 100 से जैसे ऊपर पहुंचता है, तो फिर मैं लाइव आना स्टार्ट कर दूंगा। लाइव क्लासेस यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर मैं स्टार्ट करने के विचार में हूँ। तो वो ताकि है कि चलिए यूट्यूब पे तो मैं स्टार्ट अभी भी कर दूं, क्योंकि वो तो मेरे पास अभी है इतना, क्योंकि 207 के समथिंग में है, तो वो तो हो जाएगा। बस फेसबुक पे पहुंचने के लिए 100 से ऊपर पहले होना चाहिए, तो उसके बाद वो स्टार्टिंग होगा। तो पहले इस पे भी ज्यादा ध्यान देना, और उसके साथ साथ अब जो क्लासेस है वो प्रॉपर वे में मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।